स्टार्टिंग विद ए क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन। आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन। मान लीजिए आपने कोई गार्डनर रखा हुआ है घर में, या कोई फुल टाइम कुक रखा हुआ है, या कोई भी एक एम्प्लॉय या लेबर या कहें सर्वेंट रखा हुआ है, बाई चांस जैसे गार्डनर है। अब आपका लॉन मेंटेन कर रहा है, गार्डन को मेंटेन कर रहा है, और अचानक उसके ऊपर एक पेड़ गिर जाता है और उसकी एट द स्पॉट डेथ हो जाती है। उसके डिपेंडेंट्स या उसके परिजन या उसकी फैमिली लेबर कमिश्नर की कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा देते हैं कि इनके यहाँ काम करते हुए हमारे फादर की डेथ हो गई। लेबर कमिश्नर एज पर WC एक्ट, एज पर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 12.5 लाख का ऑर्डर निकाल देता है। क्या करेंगे आप? कोई ऑप्शन है आपके पास? क्या करेंगे आप उस सूरत में? कोई चांस है उससे बचने का? 46 ईयर्स का गार्डनर था आपका, लेबर कमिश्नर ने 12.5 लाख का ऑर्डर निकाल दिया कि कंपनसेशन पे कीजिए इसको, क्योंकि आपका एक फुल टाइम एम्प्लॉय था, आप उसके यहाँ से तनख्वाह लेता था, आपके काम करते हुए, आपके यहाँ काम करते हुए इसकी डेथ हुई है। कोई ऑप्शन है? क्या करेंगे? दीपक परगुन, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। और ये पॉसिबल है, ये कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है। ऐसा होता है, ये रियल प्रैक्टिकल केसेस हैं, ऐसा होता है। किसी का कोई आइडिया, कोई अपना व्यूज देना चाहेगा? एनीबॉडी? नो? ओके दीपक, ओके, तो अब आप सुनिएगा आंसर। सर बताइए सर। एज पर कंपनी के अंदर WC पॉलिसी होगी तो उसके अगेंस्ट में जो है वो उसको क्लेम पे कर, अगर वो एम्प्लॉय है ना, एज पर WC पॉलिसी होगी और उसके अगेंस्ट में उसको क्लेम पे कर। और ना हो तो? नहीं सर, अगर उसको नहीं होता तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, रीजन दैट क्योंकि अगर वो सैलरी ले रहा है, मतलब ये सेट प्रिंसिपल है कि अगर ये पॉलिसी नहीं है तो ये कंपनसेशन आपको आउट ऑफ पॉकेट पे करना है, और करना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप किसी भी अपील में चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज द पर्सन इज डाइड और उसके डिपेंडेंट ने केस फाइल किया है, और उसके लिए किसी भी एडवोकेट की जरूरत नहीं है। एक एप्लीकेशन इज सफिशिएंट, क्योंकि ये एक्सीडेंटल केस है, ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स हुआ है, कोई एक्सक्यूज नहीं। तो ऐसी ही पॉलिसी है एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस या वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस। ये क्या है, इसको आप अच्छी तरह समझें, क्योंकि उदाहरण से आपको पता लग गया कि इस तरीके के इंस्टांसेस होते हैं और होते रहते हैं। और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे बड़ी लायबिलिटी भी हो सकती है, जहाँ पर के डेली काम करते हैं लोग, डेली सैकड़ों की संख्या में काम करते हैं लोग, साल में कितने ही इंस्टांस हो सकते हैं, कितना ही मुआवजा देना पड़ सकता है, किसकी जिम्मेदारी है, कौन देगा? और ये मुआवजा करोड़ों में भी बैठ सकता है, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। क्या आप मेरा प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं? जी सर। सर एक इसमें से छोटी सी क्वेरी थी, जैसे आपने गार्डनर के लिए, आवाज आ रही है सर? बोलिए बोलिए आप। हाँ सर, जो अपनी गार्डनर की क्वेरी थी, वैसे ही जो अपने हाउस हेल्प्स होते हैं उनका होता है ना, एक्सीडेंट वैसे नहीं हुआ लेकिन पैर स्लिप कर गया, पैर टूट गया, ये सब हो गया, तो यूजली क्या होता है कि उनके सारे डॉक्टर का खर्चा हम लोग को देना पड़ता है। तो इस केस में उनकी WC काम आती है। और ये हाउसमेट्स जो है इनका होता है ना, आज ये है 3 महीना बाद वो। जी हाँ जी, आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा सेशन में, इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, ये एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए बनी है कि शुरू से कहें तो 100 ईयर्स एगो
वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 नाम का एक्ट इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। उसमें उन लेबर को, एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को जो कि नॉर्मली शॉप्स में, फैक्ट्रीज में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में या बड़े बिजनेस हाउसेज में कहीं भी वर्किंग में एंगेज होते थे या इवन कॉन्ट्रैक्टर की लेबर होती थी, उनके साथ ये वारदातें रेगुलर होती रहती थी। 4वीं मंजिल पे काम चल रहा है, 8वीं मंजिल पे काम चल रहा है, या कोई ऐसी फैक्ट्री में ऐसा काम चल रहा है जिसको कि वर्कर की बॉडी को खतरा है, कोई डिसेबिलिटी का खतरा है, कोई इंजरी का खतरा है या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज का खतरा है, तो उनको कंपनसेशन देने का कोई सिस्टम नहीं था। जब ये वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 आया तो इसमें ये सारी चीज़ों को कानून बना दिया गया, यानी कि इन सबका प्रोविजन करके वर्कर की एज और उसकी वेजेस के हिसाब से उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, ये चीज़ फाइनली लेट डाउन कर दी गई। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, राइट फ्रॉम होम टू शॉप टू फैक्ट्रीज टू कॉर्पोरेट्स, एवरीवेयर वेयर एवर द वर्कर इज एंगेज्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इवन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर भी है, कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ काम कर रहा है, डेली बेसिस पे काम कर रहा है, उसको भी अगर वर्किंग आवर्स में कुछ होता है तो ही इज आल्सो एंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन। तो ये एक्ट को कहा गया कि दिस इज सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन क्यों हुआ? क्योंकि अगर किसी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को ऐसी कोई इंसिडेंट हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाता है, तो उस चीज को वापस तो नहीं लाया जा सकता। क्या किया जा सकता है? केवल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। तो ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इसलिए है सिर्फ कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिया जा सके। और फाइनेंस प्रोटेक्शन देने के लिए भी जब एक्ट बनाया गया तो उस एक्ट को बने 100 साल हो गए आज पूरे, उससे ज़्यादा हो गए। तो टाइम टू टाइम इस एक्ट में अमेंडमेंट किए गए और वो अमेंडमेंट मेजरली वर्कर की वेजेस से रिलेटेड है, क्योंकि उस वक्त वेजेस जो होती थी वो हंड्रेड्स में होती थी 100 साल पहले। फिर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम उसको बढ़ा करके 4,000 रुपये किया गया, वर्कर की वेजेस 4,000 रुपये पर मंथ। फिर आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स बढ़ा करके उसको 8,000 किया गया, और अभी रिसेंटली 2000 में वर्कर्स की वेज लिमिट को बढ़ा करके 15,000 रुपये पर मंथ किया गया है। तो एक मेजर अमेंडमेंट हुआ इसमें। दूसरा अमेंडमेंट ये हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 का नाम बदल करके अब एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 कर दिया गया। इस चीज का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस के नाम से जाने वाली पॉलिसी का नाम भी एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस हो गया। तो ये दो मेजर चेंजेस हुए। अब इस एक्ट का सेक्शन 17 कहता है कि हर एम्प्लॉय को ये राइट है कि अगर उसको वर्किंग आवर्स में कुछ होता है तो वो अपने एम्प्लॉयर से या अपने कॉन्ट्रैक्टर से कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। इट मीन्स ये उसका लीगल राइट हो गया, कोई खैरात नहीं है, ये कोई दया या भीख नहीं है, ये उसका लीगल राइट है टू रिकवर द कंपनसेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स इन केस एनी एक्सीडेंट हैपेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ही हैज सफर्ड एनी इंजरी और डिसेबिलिटी और डेथ। तो या तो खुद को या उसके डिपेंडेंट को कंपनसेशन मिलेगा, और ये कंपनसेशन फाइनेंशियल कंपनसेशन हो सकता है। तो जहां कहीं भी आप देखें कि वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस मांगा जा रहा है या एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस मांगा जा रहा है, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों का मतलब एक ही होता है।
एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 कहा जाए या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अब लेटेस्ट एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 ही कहा जाएगा हियर ऑन बोर्ड। तो बेसिकली इस एक्ट का पर्पस सिर्फ इतना सा ही है कि वर्कमैन को या लेबर को या एम्प्लॉय को उसके डेथ या डिसेबिलिटी या इंजरी या ऑक्यूपेशनल डिजीज के केस में उसको खुद को या उसके डिपेंडेंट्स को फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाए। यानी कि कोई भी ऐसी इंसिडेंट अगर होती है जो कि एक्सीडेंटल है, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि उसको कंपनसेशन मिलेगा। और इसे देखने की चीज ये है कि ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस हो सकती है जिनसे ऐसी घटना घट जाए। पर्सनल नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयर भी हो सकती है, पर्सनल नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉय भी हो सकती है, या उसके फेलो कलीग्स की भी एम्प्लॉय की भी नेग्लिजेंस हो सकती है। कोई स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस का ब्रीच हो सकता है जैसे फैक्ट्री एक्ट का, या एम्प्लॉयर ने कोई सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड नहीं किया, तो ऐसी घटना हो सकती है। जहाँ का है कि कुछ सालवेज पड़ा हुआ है या कोई टूटे फूटे लोहे के या कोई और मेटल के पार्ट पड़े हुए हैं, तो उस केस में उसकी ज़रूरत पड़ती है कि इन सब चीज़ों से किसी भी वर्कर को या एम्प्लॉय को या लेबर को बॉडीली इंजरी होने का खतरा हो सकता है। अब ये जो एक्सीडेंट है, ये एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा अनडिजाइंड होती है, अनप्लान्ड होती है। इसको एक्सीडेंट को आप प्री डिजाइन नहीं कर सकते, ना आप ये एक्सपेक्ट कर सकते कि इससे क्या रिजल्ट होगा, इसका कितना इम्पैक्ट होगा, इसका कितना लॉस हो सकता है। नथिंग कैन बी प्री डिजाइंड। सिर्फ ये जरूरी है कि एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, यानी कि काम के घंटों के समय होना चाहिए, तभी वर्कर को मिलेगा। क्योंकि अगर छुट्टी के दिन या कहीं और घूमने गया है वो और तब ऐसे कोई उसके साथ इंसिडेंट हो जाती है तो उसका कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उसकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसको आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही यह है कि वो अपने वर्किंग नॉर्म से बाहर है इस वक्त। अब एम्प्लॉयर की या कॉन्ट्रैक्टर की लायबिलिटी होती क्या है? अगर वर्कर को कोई एक्सीडेंट से डेथ हुई है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ है, चाहे वो टोटल हो या पार्शियल हो, या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज हुई है, तो इनमें से किसी भी एक या एक से ज्यादा घटनाओं में एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन प्रोवाइड करें। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वर्कर को अपना केस फाइल करने के लिए किसी एडवोकेट की जरूरत हो। वर्कर केवल कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कोर्ट में अगर एक एप्लीकेशन लगा देता है तो भी उसका एंटाइटलमेंट बन जाता है और ये एम्प्लॉयर पर बाइंडिंग है, लायबिलिटी देनी होगी। अब आपको ये पॉलिसी किसी को भी देनी है या किसी को सेल करनी है, चाहे डायरेक्ट सेल करें या बैंक के थ्रू करें, तो दो क्वेश्चंस नॉर्मली आएंगे इस पॉलिसी से रिलेटेड। और वो क्वेश्चन ये होते हैं कि इस पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, और अगर किसी वर्कर के साथ कुछ हो गया तो उसका क्लेम कैसे कैलकुलेट होगा। और ये दोनों ही क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रीजन भी इन दोनों का ही तरीका बड़ा डिफरेंट है, जो कि और पॉलिसियों से बिल्कुल अलग है। पहला स्टेप लेते हैं कि पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा। तो पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए 4 चीजें चाहिए, और इन 4 चीजों में है
टोटल नंबर ऑफ वर्कर या एम्प्लॉय कितने हैं, उनकी मंथली वेजेज या सैलरी कितनी है, इंश्योरेंस कितने पीरियड का है, कितने महीने का चाहिए, और उन वर्कर्स का नेचर ऑफ वर्क क्या है। ये चारों इंफॉर्मेशन मस्ट है। इनमें से अगर एक भी मिसिंग है तो पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो जब ये चारों इंफॉर्मेशन मस्ट हैं और अगर ये चारों मिल जाती हैं तो आपको करना क्या होगा, पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को मल्टीप्लाई करना है वेजेस ऑफ एम्प्लॉय पर मंथ से, फिर मल्टीप्लाई करना है पीरियड ऑफ इंश्योरेंस से, और जो भी आपका सम आता है उस पर नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से प्रीमियम की रेट टैरिफ में से आपको लेनी है। तो जो नेचर ऑफ वर्क है ये डिसाइड करेगा कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका काम किस तरीके का है और उस पर प्रीमियम रेट किस तरीके की अप्लाई होगी। इसलिए चारों कंपोनेंट्स पॉलिसी का प्रीमियम निकालने के लिए मस्ट है। चारों के बिना, चारों में से एक भी नहीं होगा तो भी प्रीमियम कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, चारों को तीनों को मल्टीप्लाई करके चौथे की रेट अप्लाई कर देनी। रेटिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ वर्क। अब ये कैसे लगेगी रेटिंग, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये लेते हैं, मान लिया मेरा कोई फार्म हाउस है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है जिस पर की क्रॉप वगैरह होती है। अब मैंने उसमें 15 लेबर रखी हुई है, वर्कर रखे हुए, उन सभी को मैं 10-10 हज़ार रुपये महीने देता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि अगर काम के दौरान किसी के साथ कुछ भी हो गया तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उनको लाखों में फाइनेंशियल कंपनसेशन देना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी रिस्क है और इस रिस्क को मैं इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। एंड द बेस्ट वे ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी इज इंश्योरेंस। तो मैंने आपको बुलाया कि मुझे इनका इंश्योरेंस कराना है। आपने तीनों इन्फॉर्मेशन मांगी और तीनों इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी कि मेरे पास 15 वर्कर हैं, सभी को मैं 10,000 रुपये पर मंथ पे करता हूँ, पूरे साल के यानी 12 महीने का बीमा चाहिए, और उनका काम है फार्मिंग का। आपने अपना टैरिफ देखा, एग्रीकल्चर फार्म रेट 5.85 पर मिली यानी पर 1000। तो आपने इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया और जो सम आया उस पर 5.85 की रेट अप्लाई करके आपका प्रीमियम आ गया। सिंपल कैलकुलेशन, क्योंकि आपके पास चारों कंपोनेंट अवेलेबल है। अब एक छोटा सा एग्जांपल, थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं। मेरी कोई एरिएटेड वाटर बनाने की फैक्ट्री है, उसमें 200 वर्कर काम कर रहे हैं और उनमें से 160 वर्कर अनस्किल्ड हैं, 40 वर्कर स्किल्ड हैं। अनस्किल्ड को मैं 10,000 रुपये महीने में दे रहा हूँ, स्किल्ड को 15,000 रुपये महीने दे रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है फैक्ट्री है, प्लांट है, या किसी भी वर्कर के साथ किसी भी कोई घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की डेथ भी हो सकती है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हो सकती है। ये सारी रिस्क अवेलेबल है क्योंकि बड़ा प्लांट है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं सारी रिस्क अपने ऊपर ले लूंगा, साल में 2-3 घटनाएं हो गई तो मेरा तो खाया कमाया बराबर। इन सच्चे केस में क्या करूंगा, इंश्योरेंस कराऊंगा। अब मैं जब आपसे इंश्योरेंस के लिए कहता हूं या अप्रोच करता हूं तो आपका पहला क्वेश्चन ये होता है कि चारों चीजों की इंफॉर्मेशन दी गई। मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड की। 200 एम्प्लॉइज हैं, वर्कर है मेरे पास। 160 जो अनस्किल्ड है उनको मैं 10,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहा हूँ, स्किल्ड को 40 को 15,000 पर मंथ पे कर रहा हूँ। पूरे 12 महीने के लिए पॉलिसी चाहिए। आपने इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया और टैरिफ देखा
क्योंकि नेचर ऑफ वर्क उनका एरिएटेड वाटर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम करने का है। तो आपने टैरिफ से प्रीमियम रेट उठाई 15.10 पर था, जो आपका सम आया उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका प्रीमियम आ गया बेसिक। और कोई बहुत रिस्की नेचर ऑफ जॉब भी हो सकता है, क्योंकि नेचर ऑफ जॉब पर डिपेंड करेगी आपकी प्रीमियम रेट, और वर्कर जिस वर्क में एंगेज है उसके पर उसी की रेट अप्लाई होगी। तो मान लिया कोई फ्लाइंग क्लब है मेरा, और मैंने 40 पायलट रिक्रूट किए हैं, और उनको 6 मंथ के लिए मैं ट्रेन कर रहा हूं, और 15,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दे रहा हूं। लेकिन मुझे पता है कि इस ड्यूरेशन में रिस्क बहुत ज़्यादा है, किसी की भी डेथ भी हो सकती है ऑपरेशंस में, फ्लाइंग में, किसी की भी परमानेंट डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी हो गया मेरे लिए। अब मैं जब इनका इंश्योरेंस लेता हूँ तो वही 4 इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी। 40 एम्प्लॉइज, 15,000 पर मंथ वेजेस, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस 6 मंथ्स, क्योंकि मुझे पता है 6 मंथ में अटेंड हो जाएंगे, उसके बाद उनकी सैलरी 4 गुना बढ़ानी पड़ जाएगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो फिर मुझे उसकी प्रीमियम रेट चाहिए। जॉब बहुत रिस्की है, प्रीमियम रेट भी बहुत ज़्यादा रिस्की होगी, और प्रीमियम रेट पायलट्स की 121.60 पर मिली, 121.60 पर मिली, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये दोनों तीनों तरीके के एग्जाम्पल्स में आपने देखा है कि अगर चारों में से एक भी कंपोनेंट मिसिंग है तो प्रीमियम रेट नहीं निकाली जा सकती। लेकिन ये केवल बेसिक रेट है। अब इसके अलावा पॉलिसी का कवरेज बहुत लिमिटेड है, क्योंकि कवरेज में केवल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, टेम्परेरी टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीज कवर्ड है। तो मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मेडिकल एक्सपेंसेस। अगर किसी को कोई सीवियर इंजरी हो गई और 3 महीने अस्पताल में भर्ती रहा, उसका ट्रीटमेंट पर खर्चा हो गया 4 लाख रुपये, तो वो भी मेरी जिम्मेदारी में आ गई। और मेडिकल एक्सपेंसेस पॉलिसी में कवर नहीं है, तो मुझे सबसे पहला एड ऑन कवर लेना पड़ेगा मेडिकल एक्सपेंसेस। इस पॉलिसी में हमारे पास 3 एड ऑन कवर हैं, जिनमें पहला है मेडिकल एक्सपेंसेस। ये मेडिकल एक्सपेंसेस मेडिकल, सर्जिकल एंड हॉस्पिटल एक्सपेंसेस को कवर करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा ऑप्शन हमने प्रोवाइड किया हुआ है, और वो ऑप्शन है कि 5,000 रुपये पर एम्प्लॉय भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 लाख रुपए पर एम्प्लॉय भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अनलिमिटेड, यानी कि जो एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं उसका रियम्बर्समेंट आप चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। प्रीमियम रेट भी उसी हिसाब से लगेगी। आप सर 5,000 रुपये का पर एम्प्लॉय का वर्कर का खर्चा चाहते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस का पर ईयर, क्योंकि पॉलिसी पर ईयर की है, या शॉर्ट टर्म की लिए भी चाहते हैं, तो भी प्रीमियम 30% सब्जेक्ट टू मिनिमम 80 रुपीज पर पर्सन लगेगा। 5 लाख का आप लेते हैं तो 125% सब्जेक्ट टू मिनिमम 150 पर पर्सन, और एक्चुअल यानी कि अनलिमिटेड एक्सपेंसेस चाहते हैं तो 150% या 700 रुपीज पर पर्सन में मेडिकल एक्सपेंसेस हर वर्कर के कवर हो जाए। ये एड ऑन कवर ऑप्शनल है, लेकिन आपको लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ज़्यादातर इंसिडेंट इंजरी या टेम्परेरी डिसेबलमेंट के होते हैं। डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी रेयर केसेस में होती है, जहाँ सीवियर एक्सीडेंट। तो ये एड ऑन कवर आप
पॉलिसी के साथ हमेशा एडवाइस कर सकते हैं। सेकेंड एड ऑन कवर है ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज के मायने हैं कि जो वर्कर जिस तरीके का काम कर रहा है उस नेचर ऑफ वर्क से उसकी बॉडी को क्या खतरा है। क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं, जैसे कोई टेक्सटाइल मिल में अगर रुई धुलने वाला वर्कर है तो वो जब पूरे टाइम 2, 4, 5 साल यही काम करेगा तो उसकी डस्ट जो निकलती है वो उसके ब्रीथ में जाएगी, ब्रीथ से लंग में जाएगी और उसको लंग इन्फेक्शन हो सकता है। कोई वेल्डर है, वेल्डिंग कर रहा है तो उसकी आंखों में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी आई साइट भी वीक हो सकती है। कोई हैवी नोइजी मशीनों पे काम कर रहा है तो उसको तो एंटायर वर्किंग टाइम और मशीनों पे ही काम करना है, तो उसका सारा शोर हर वक्त उसी में रहना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी हियरिंग पावर भी खत्म हो सकती है। ये सारे हजार्ड्स उनके नेचर ऑफ जॉब से रिलेटेड है, यानी उनके नेचर ऑफ जॉब से जुड़े हुए। वैसे उसको कवर करने के लिए 50% ऑफ द बुक रेट अप्लाई होती है। और उसमें कई तरीके की चीज़ें, जैसे कि स्किन डिजीज हो जाती है, किसी को केमिकल से काम करने वालों को हियरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है, लॉस ऑफ आई साइट हो जाती है, इवन रेडिएशन भी बॉडी में जाता है। कई ऐसे नेचर ऑफ जॉब भी होते हैं, रेडिएशन का भी नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की जो ऑक्यूपेशनल डिजीज हैं उनको कवर करने के लिए 50% ऑफ द बुक रेट अप्लाई हो जाती है और ये एड ऑन कवर भी ऑप्शनल है, लिया जा सकता है। थर्ड है कि जो कॉन्ट्रैक्टर पॉलिसी ले रहा है उसका कहीं और भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें उसने अपना सब कॉन्ट्रैक्टर लगा रखा है और उसकी लेबर काम कर रही है। अब क्योंकि प्रोजेक्ट उसी का है तो वो अपने सब कॉन्ट्रैक्टर और सारी लेबर को भी इसी पॉलिसी में शामिल कराना चाहता है। ये पॉसिबल है क्योंकि इंश्योर्ड है की, लेकिन उसके इसमें यह देखना पड़ेगा कि जो दूसरी साइट है उस पर जितने वर्कर काम कर रहे हैं उनका वेज रजिस्टर और उनका मस्टर रोल दोनों चीजें साबित करेंगी कि एक्चुअल वेजेस कितना पे किया जा रहा है और कितने टोटल वर्कर हैं। अब आप प्रीमियम कैलकुलेशन से ये तो समझ गए कि वेजेस भी शामिल होती है इसमें और वर्कर की नंबर भी शामिल होता है। तो ये दोनों फैक्ट कंसील नहीं होने चाहिए, डिस्क्लोज होने चाहिए और एक्चुअल नंबर डिस्क्लोज होना चाहिए। तो अगर वो ये प्रोवाइड करने की स्थिति में है कि एक्चुअल वेजेस ऑफ द वर्कर्स कितना है और एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, तो ये एड ऑन भी दिया जा सकता है। अब 3 एड ऑन है। आपने बेसिक प्रीमियम के साथ अगर तीनों में से कोई भी एड ऑन दिया तो उसका प्रीमियम ऐड कर दीजिए, आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आ गया और आपको अपने पहले क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा। सेकेंड पार्ट पर आते हैं कि अगर किसी वर्कर के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, डेथ हो गई या इंजरी हो गई या परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई या टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो गई, तो उसका कंपनसेशन क्लेम करने का राइट हो गया। डेथ के केस में उसको डिपेंडेंट का राइट हो गया। लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने जो पेमेंट करना है उसमें कोई सर्वेयर का रोल नहीं है, कोई सर्वे ने लॉस असेसमेंट नहीं करना है, तो यहां जो कंपनसेशन होगा वो इन अकॉर्डेंस विद द एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट होगा और उसके लिए सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होगी। ये 3 चीजें नेचर ऑफ इंजरी और मंथली बेसिस। अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल हैं तो इनको रेलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये रेलेवेंट फैक्टर जो है ये एक्ट में और टैरिफ में दोनों में दिया गया है। और इस एक्ट की खास बात यह है कि वर्कर या एम्प्लॉय या लेबर
किसी भी एज ग्रुप का हो, अगर एम्प्लॉयर ने उसको हायर किया हुआ है और उसके साथ वर्किंग ओवर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उससे ये कोई भी इंसिडेंट हो जाती है तो उसको कंपनसेशन क्लेम करने का राइट मिल गया। मीन्स अगर वो 18 से कम का है तो भी, और अगर वो 60 से ऊपर का है तो भी, देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एन एडल्ट एंड ए माइनर वर्कर विद रेस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। क्योंकि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई वर्कर 18 साल से कम का हायर किया हुआ है, उसने किसी दूसरे एक्ट का वायलेशन किया है, तो उस पर लीगल एक्शन अलग होगा। तो लीगल एक्शन लेने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं, लेकिन क्योंकि उसको डेथ या डिसेबिलिटी या इंजरी हुई है, उसके लिए कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की है, बशर्ते कि उसने एम्प्लॉयर ने पॉलिसी ले रखी है। तो अगर वो 65 साल का है, 70 साल का है तो भी कंपनसेशन देना है, और 15 साल का है या 17 साल का है तो भी देना है। तो उसमें एज और मंथली वेजेस दोनों का रोल बहुत बड़ा है। क्या है? ये है रेलेवेंट फैक्टर की टेबल, जो कि टैरिफ में भी है और एक्ट में भी। ये एज के हिसाब से है और वेजेस के हिसाब से। जैसे मान लिया वेजेस 15,000 रुपये पर मंथ थे, तो जिस वर्कर की मान लिया कोई 20 साल का वर्कर है, अगर डेथ हो गई तो 20 साल के वर्कर के लिए 11 फैक्टर लगेगा 224, और डेथ के केस में इसका कंपनसेशन ऑलरेडी डिसाइडेड है 16,80,000 होगा। ये टेबल ये भी बताती है कि मैक्सिमम कंपनसेशन एज पर एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट इन केस ऑफ डेथ 17 लाख 14,000 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। मिनिमम अलग से प्रेस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि जितनी एज कम होगी उतना ज्यादा कंपनसेशन होगा, जितनी एज बढ़ती जाएगी कंपनसेशन कम होता जाएगा। 65 साल का कोई वर्कर है तो उसके लिए कंपनसेशन रहती है कि इसमें 7,45,000 मिलेगा, इससे ऊपर है तो भी 7,45,000 मिलेगा। यहाँ वर्कर 16 से कंपनसेशन की टेबल स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर बाई चांस वर्कर 15 का है या 14 का है तो भी यही 16 वाला अलग प्राइस होगा। और इस कंपनसेशन अमाउंट में 1 रुपए की भी हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं है। ये इसी फॉर्मूले से इतना ही बैठेगा, चाहे उसको इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करे या वर्कर खुद कैलकुलेट करे या कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कैलकुलेट करे, नो चांस ऑफ एनी डेविएशन। लेकिन ये केवल डेथ का है। दूसरी टेबल है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में कंपनसेशन और भी ज्यादा होगा, और ये मैक्सिमम हो सकता है 16 साल के केस में 20,56,860। ये जितनी ज्यादा होगी उतना कम हो जाएगा। 65 साल के में 8,94,000। फैक्टर वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? फॉर्मूला देखिए, डेथ का केस है तो डेथ के केस में फॉर्मूला ये है कि 50% ऑफ द मंथली वेजेस को लिया जाएगा और उसको रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 50% यानी 15,000 की वेजेस तो 7,500 को उसकी एज के रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन किसी भी सिचुएशन में ये अमाउंट 1,20,000 से कम नहीं होना चाहिए। 1,20,000 मिनिमम पेबल है, या इस फॉर्मूले से जितना कैलकुलेशन आता है वो पे किया जाएगा, whichever है। तो डेथ का फॉर्मूला बड़ा क्लियर हो गया। 50% ऑफ द मंथली वेजेस मल्टीप्लाइड विद द रेलेवेंट फैक्टर। मिनिमम कंपनसेशन पेबल इज 1,20,000 और मैक्सिमम एज पर टेबल विच इज 70,14,050 in case of the 16 years or less than 16 years। ये फॉर्मूला है डेथ के लिए।
परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के लिए क्या फॉर्मूला है? 60% ऑफ द मंथली वेजेस। डेथ में 50 था, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 60%। तो 60% of the monthly wages multiplied with the relevant factor, under no circumstances it can be less than 1,40,000, whichever is more, whichever is higher. तो फंडा बड़ा क्लियर है। नॉर्मली ये डाउट भी किया जाता है कि डेथ के केस में ज्यादा होना चाहिए, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में ज्यादा क्यों है? उसका रीजन, डेथ के केस में वर्कर तो गए, उसकी तो डेथ हो गई। जो भी फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जा रहा है वो उसकी फैमिली या उसके डिपेंडेंट के लिए दिया जा रहा है, उनके सर्वाइवल के लिए। लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में वर्कर भी अलाइव है और वो डिस्पाइट ऑफ ऑल परमानेंट डिसेबिलिटीज ही हैज टू सर्वाइव। उसको अपने सर्वाइवल के लिए भी पैसे चाहिए, प्लस उसके डिपेंडेंट्स को भी चाहिए। तो यहां कंपनसेशन ज्यादा जरूरत है। हो सकता है उसके दोनों हाथ चले गए या दोनों आंखें चली गई, नॉट एबल टू वर्क इवन, हाउ ही विल सर्वाइव? तो परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में परसेंटेज कंपनसेशन 60% और डेथ के केस में 50%। अब इसमें परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कई तरीके की हो सकती है। लॉस ऑफ लिम्स तो होता ही है, बॉडी पार्ट्स का। लॉस ऑफ आईसाइट भी होता है, बॉडी का परमानेंट पैरालिसिस हो गया। परमानेंट का मतलब है रिकवरेबल नहीं है, हो गया, या कोई पार्ट एम्पुटेड हो गया, या परमानेंटली आईसाइट चली गई, ये परमानेंट हो गया। इन केसेस में और डेथ के केसेस में ज़्यादा फर्क नहीं होता, 100% कंपनसेशन पेबल होता है। लेकिन यह फॉर्मूला 50% और 60%, यानी कि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में 10% ज़्यादा कंपनसेशन पेबल होगा। अब ये कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा? मान लिया किसी वर्कर की डेथ हो गई, किसी शोरूम में एक वर्कर था, 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 46 ईयर्स की एज थी। काम करते करते किसी चीज़ से कोई टकरा गया या मशीन से हाथ चला गया या कोई सर पे कोई चीज़ गिर गई, पंखा वगैरह, और एट द स्पॉट डेथ हो गई। तो कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होगा? 46 ईयर्स की एज है, 15,000 पर मंथ की वेज है। तो जो वेजेज है उसका डेथ के केस में हमको चाहिए 50%, यानी 7,500। और एज के हिसाब से हमको देखना है रिलेवेंट फैक्टर। तो 46 ईयर्स की एज में अगर हम डेथ की टेबल में जाते हैं और रिलेवेंट फैक्टर देखते हैं तो ये आता है 266.29, और 15,000 की वेजेस पर कैलकुलेशन भी आता है 12,47,175। तो बचा वाले जाए, यानी कि यही पेबल होगा। तो एग्जाम्पल कहता है कि अगर किसी 46 ईयर्स के वर्कर की डेथ होती है तो उस केस में उसको जो कंपनसेशन कैलकुलेट करके दिया जाएगा 15,000 into 50% into 166.29 relevant factor, amount payable is 12,47,175। और डेथ के केस में मिनिमम कंपनसेशन 1,20,000, लेकिन ये ज़्यादा है तो यही पे होगा। और आपने तो देख लिया कि डेथ के केस में मैक्सिमम कंपनसेशन 17.14 लाख पेबल है, जो कि 16 और लेस देन 16 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में मैक्सिमम कंपनसेशन 20,56,860 पेबल, और यहाँ मिनिमम 1,40,000। तो कंपनसेशन का कोई एक दूसरा केस भी एग्जांपल लेके देखते हैं।
कोई बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, कैसे कैलकुलेट होगा। क्योंकि कंपनसेशन के कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए जिनको कि आपने रिलेवेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मान लिया कोई घर का वर्कर है जिसको आप 3,000 रुपये पर मंथ देते हैं, उसकी डेथ हो तो कैसे कैलकुलेट होगा? घर का हो, दुकान का हो, डेथ हो गई तो 50% ऑफ द वेजेस यानी 1,500 रुपये। एज कितनी है? 30 एज है। 30 की एज में रेलेवेंट फैक्टर कितना होगा? 207.98। तो 1500 इंटू 207.98 जो आया क्या रिजल्ट? 3,11,970। इट मीन्स दिस अमाउंट इज पेबल। मिनिमम 1,20,000 होता, लेकिन ये ज़्यादा है तो यही पेबल होगा। ये डेथ के केस में कैलकुलेशन हो गया। अब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का मान लिया, इसी के एग्जांपल को लेके देखते हैं। यही केस है, ये अगर उसको डेथ नहीं हुई होती, केवल इसके दोनों आंख चली गई होती है, दोनों पैर चले गए होते, तो कैसे कैलकुलेट होता? ये इसकी वेजेस 3,000 पर मंथ है, इससे 50% का फॉर्मूला लगाया तो 1,500 रुपये आया। हमें 60% लगा दीजिए, क्योंकि परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में 60% कंपल्सरी देगा। 60% का लगाया तो 1,800 आ गया। 1,800 इंटू 207.98 जो रिजल्ट आएगा वो पेबल। तो डेथ और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट में फर्क सिर्फ 10% का है। रिलेवेंट फैक्टर अकॉर्डिंग टू एज है, तो एज के हिसाब से रिलेवेंट फैक्टर तो फिक्स रहना है। वेजेज फ्लक्चुएट करेगी वर्कर की, उस पर डेथ हुई है तो 50% और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ तो 60%। अप्लाई करते हैं। अब इसमें ये तो आपको समझ में आ गया कि डेथ के केस में 50%, मिनिमम 1,20,000, मैक्सिमम 17.14 लाख। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में 60% ऑफ द मंथली वेजेस, मिनिमम 1,40,000, मैक्सिमम 20,56,000। लेकिन अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का केस हो तो कंपनसेशन उस पार्शियल डिसेबिलिटी के परसेंटेज के बेसिस पर डिसाइड होगा, और ये पार्शियल डिसेबिलिटी का परसेंटेज कितना है ये डॉक्टर ने डिसाइड करना है। क्योंकि टोटल डिसेबिलिटी जो होती है 100% जिसको बोलते हैं, वो भी डॉक्टर डिसाइड करता है, लेकिन उसमें ये पता होता है कि जैसे दोनों आंखों की आई साइड चली गई है, दोनों पैर चले गए हैं, दोनों हाथ चले गए हैं, या एक हाथ एक पैर चला गया, या एक आंख एक हाथ चली गई है, ये कॉम्बिनेशन भी है, या बॉडी परमानेंट पैरालाइज हो गई है। ये सब एग्जांपल्स परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के हैं। लेकिन परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी 95% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है, 92% भी हो सकती है, केवल 2% भी हो सकती है। पार्शियल डिसेबिलिटी जैसे बैक इंजरी है, हियरिंग लॉस है, लॉस ऑफ स्पीच है, ये पार्शियल डिसेबिलिटी में आता है। और उसमें पार्शियल डिसेबिलिटी में कंपनसेशन जो पे होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने परसेंट परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी डॉक्टर ने सर्टिफाई की है। जितने परसेंट सर्टिफाई किया उतने परसेंट कंपनसेशन दे दिया जाएगा। सिंपल। अब ये एम्पुटेशन भी हो सकता है, लॉस ऑफ आई साइट भी हो सकता है, लॉस ऑफ हियरिंग भी हो सकता है, 90% भी हो सकता है, 2%, 5%, 7% भी हो सकता है, डिपेंड्स। मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर ये कंपनसेशन कैलकुलेट होगा। फिर आता है कि ये जो कंपनसेशन पे होगा ये डायरेक्ट वर्कर को या एम्प्लॉय को नहीं होगा, इसका चेक कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन के थ्रू ही पे होगा।
क्योंकि वही एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि सफिशिएंट प्रूफ ऑफ डिस्चार्ज में आपको रिसीट इशू करेगी एम्प्लॉयर या इंश्योर को, उसी के बेसिस पर ये लायबिलिटी खत्म होगी। अब आता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट। टेम्परेरी टोटल भी हो सकता है, टेम्परेरी पार्शियल भी हो सकता है। टेम्परेरी का मतलब है रिकवरेबल बाय ट्रीटमेंट। ये जो इनकैपेसिटी है ये टाइम बिंग है, और ऐसे केस में जो कंपनसेशन पेबल होता है वो हाफ मंथली पेमेंट इक्वल टू 25% ऑफ मंथली वेजेज ऑफ द एम्प्लॉय होता है। हाफ मंथली पेमेंट इक्वल टू 25% ऑफ मंथली वेजेज ऑफ द एम्प्लॉय। ये जब तक उसकी डिसेबिलिटी चलती है तब तक के लिए कैलकुलेट होता है। फिर आता है कि जो रेटिंग की जाती है इसकी वो पर मिली में। अब ये पर मिली नेचर ऑफ वर्क सिविल वर्क भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हो सकता है, स्वीपर माली का भी हो सकता है, वुड वर्किंग का भी हो सकता है। जो टैरिफ का प्रोविजन है रेटिंग का वो इस हिसाब से अप्लाई होगा। इसके डब्ल्यूसी के कैलकुलेटर्स हर ब्रांच को प्रोवाइड किए हुए। इसमें चारों फैक्टर डालेंगे फिर हम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन्स भी है, इन द सेंस कि अगर कोई पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ जो कि 3 दिन से ऊपर है तो उसमें 3 दिन का काट के बाकी सारा पेमेंट कर दी जाएगी। लेकिन अगर कोई डेथ या डिसेबिलिटी हुई है उस केस में 3 इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन्स है पॉलिसी की, कि वर्कर ने अगर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रिंक और ड्रग है, यानी कि नशा करके काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर कुछ भी पे नहीं करेगा। विलफुल डिसोबीडियंस यानी काम कुछ और दिया गया कर कुछ और रहा है तो भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड यानी कि उसको जो सेफ्टी इक्विपमेंट दिए गए उनका यूज ही नहीं कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा माइंस में वर्कर्स को हेड विद लाइट दिया जाता है, ग्लव्स दिए जाते हैं, एंकल बूट्स दिए जाते हैं, जैकेट्स दिए जाते हैं, ये उनकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। तो अगर विलफुल रिमूवल और डिसरिगार्ड ऑफ ए सेफ्टी गार्ड है तो भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये पॉलिसी का एक्सक्लूजन है। तो इनमें 3 इंपॉर्टेंट है, ड्रिंक और ड्रग्स, डिसोबीडियंस एंड डिसरिगार्ड। इन केसेस में कंपनसेशन नहीं मिलता है। बाई चांस किसी वर्कर की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नेचुरल डेथ हो गई है तो नेचुरल डेथ के केस में क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए? क्या नेचुरल डेथ के केस में किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? नो, सिंपल। क्योंकि नेचुरल डेथ जनरल इंश्योरेंस में कवर ही नहीं होता, किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं होता, इसलिए मिलेगा नहीं। अब नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अगर एम्प्लॉयर ने ग्रुप पीए ले रखा है और ग्रुप पीए में उस वर्कर को या उसकी फैमिली को कंपनसेशन मिल चुका है ऑलरेडी, तो भी क्या उसका राइट है कि वो वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी या एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत एम्प्लॉयर उसको कंपनसेशन पे करे या इंश्योरेंस कंपनी पे करे? तो दोनों चीज़ें समझने की हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इन दोनों पॉलिसी का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जीपीए या पीए पॉलिसी एम्प्लॉयर की चॉइस पर है, चाहे तो ले चाहे तो ना ले। लेकिन डब्ल्यूसी पॉलिसी उसे इसलिए लेनी है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी लायबिलिटी आ सकती है एनी टाइम। पीए पॉलिसी का प्रीमियम निकालने का तरीका अलग होता है, क्लेम पे करने का तरीका अलग होता है, पीए पॉलिसी का वर्किंग और कवरेज जो है वो अलग होता है, क्योंकि पीए पॉलिसी वर्ल्ड वाइड होती है पहली चीज़, दूसरी 24/7 होती है, एनी टाइम एनीथिंग कैन हैपन। और पीए पॉलिसी में कितना कंपनसेशन मैक्सिमम होगा ये फिक्स है, कोई एक्ट उस पर लागू नहीं होता। जितना सम इंश्योर्ड होती है मैक्सिमम लायबिलिटी। तो ये पॉलिसी बिल्कुल
वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी से बिल्कुल अलग है, इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। इसमें अगर पैसा मिल भी गया है तो वो सेपरेट है। इससे एम्प्लॉय के या वर्कर के कंपनसेशन क्लेम करने के राइट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। WC is mandatory where ESI is not applicable। फैक्ट्रीज वगैरह में, फैक्ट्रीज एक्ट वगैरह के तहत तो उनको ये प्रोविजन किए हुए हैं कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस लिया जाए। लेकिन जहाँ ESI ले रखा है वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर उसकी ESI में रिस्क कवर हो जाती है। अब हमारी कंपनी की या कंपनी टू कंपनी डिक्लाइन लिस्ट होती है, और डिक्लाइन लिस्ट में जो जो रिस्क कवर नहीं है उनके लिए पॉलिसी नहीं देनी चाहिए। जैसे कोई वर्कर बहुत ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिसी नहीं देंगे। मेटल फोर्जेज एंड फाउंड्रीज में काम कर रहे हैं, वहाँ नहीं दी जाएगी। ब्लास्टिंग एंड टनलिंग में कर रहे हैं तो नहीं दी जाएगी। केमिकल इंडस्ट्रीज में तो नहीं दी जाएगी। या जहाँ पर ऑलरेडी ESI स्कीम दे रखी है वहाँ भी नहीं दी जाएगी। इन प्रपोजल्स पर आप काम नहीं करें। नॉर्मली अगर किसी वर्कर का क्लेम आता है तो आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी बनती है कि क्लेम फॉर्म पे डिटेल ले लें, मेडिकल सर्टिफिकेट ले लें, वेज स्टेटमेंट ले लें, प्रूफ ऑफ एज ले लें, डिटेल वर्जन ऑफ इंसिडेंट ले लें। इसके बेसिस पर क्लेम सेटल हो जाएगा। लेकिन इनमें अगर डेथ का केस है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ है। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का केस है तो FIR भी होगी, पंचनामा भी होगा, MRC भी होगी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होगा, फोटो ID भी होगी विद एज प्रूफ। बाई चांस अगर कमिश्नर और वर्कमैन कंपनसेशन की एप्लीकेशन लगा दिया, उसने कोई अवार्ड दे दिया तो उसकी कॉपी भी चाहिए, जिसके बेसिस पे कंपनसेशन पे होगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये आपके टारगेट सेगमेंट कौन है, किन को ये पॉलिसी दी जा सकती है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, शॉप्स, फैक्ट्रीज, लेबर एसोसिएशंस, फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, ये सभी लोग इस पॉलिसी को लेंगे, क्योंकि ये सब लेबर से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। और सबसे ज़्यादा तो कॉन्ट्रैक्टर ही लेंगे, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उसके पास लेबर काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। और प्रोजेक्ट्स पर वर्कर्स की रिस्क को कवर करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ रिस्क ज़्यादा होती है। अगर कोई वर्कर किसी दूसरे कोर्ट से कंपनसेशन लेना चाह रहा है तो फिर उसके ये राइट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह से कंपनसेशन ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रक के केस देखिए, कोई कंडक्टर है या कोई ड्राइवर है या कोई खलासी वगैरह होते हैं, ये जो क्लीनर वगैरह होते हैं, ये इनके साथ अगर कुछ हो गया तो गाड़ी के मालिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई डेथ या डिसेबिलिटी हो गई तो अगर वो किसी दूसरी कोर्ट में जाने के MA सिटी में चले जाते हैं, वहाँ से कंपनसेशन लेते हैं, तो उनका राइट WC कोर्ट से कंपनसेशन लेने का खत्म हो जाता है। या और कोई वर्कर हैं, वो किसी सिविल कोर्ट से कंपनसेशन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, जहाँ से भी कंपनसेशन मिलता है ले सकते हैं, लेकिन फिर उनका इस कोर्ट से खत्म हो जाएगा। और इस कोर्ट में वही ले सकते हैं जो उनके पास एम्प्लॉयमेंट में है। अब यहाँ एम्प्लॉयर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के और ये कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा पे करती है। तो जहाँ कहीं भी एंगेजमेंट ऑफ लेबर, वर्कर और एम्प्लॉई है, ये सब जगह होगा, फैक्ट्रीज में, कॉर्पोरेट में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, शॉप्स में, इवन हाउसेज में। आपने देखा होगा श्री होम केयर पॉलिसी में भी एक सेक्शन है वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस।
क्योंकि घरों में भी गार्डनर हो सकता है, फुल टाइम कुक हो सकता है, सर्वेंट हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, इन सबकी लाइबिलिटी इसी पॉलिसी में कवर होती है। दिस इज ऑल। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन आस्क। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? बहुत कॉमन पॉलिसी है, बहुत ज़्यादा सेलेबल है। कॉन्ट्रैक्टर्स आपको खुद अप्रोच करते हैं। दोनों फंडा आपको प्रीमियम कैलकुलेशन का और कंपनसेशन कैलकुलेशन का क्लियर हो गए हैं। अब इसमें आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आती है किसी भी फैक्टर पर तो आप पूछ सकते हैं। सर एज ए लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ, कई लोग नॉर्मली आप मार्केट में जाते हैं और पूछते हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम कवरेज क्या होता है। नॉर्मली हम भी बोलते थे पहले इन केस ऑफ डेथ 120 मिनिमम एंड इन केस ऑफ डिसेबलमेंट परमानेंट तो something as a 1,40,000 is the minimum and maximum based on your age and income formula factors. So अगर हम बात करेंगे सर इसमें मिनिमम 130 और 140 तो हम लेंगे, इससे नीचे तो नहीं होगा, राइट? इससे नीचे नहीं, पॉसिबल ही नहीं। इसके नीचे पॉसिबिलिटी नहीं है और हम हायर साइड में जा रहे हैं तो या तो हम 17 लाख के आसपास जा रहे हैं, 20 लाख में जा रहे हैं। मतलब एक हम रफली ये अगर फॉर्मूला ड्रिवन ना होकर कभी कभी आप सामने वाला पूछ लेता है ना एज अ मिनिमम टू मैक्सिमम क्या है और विद द प्रीमियम, तो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, ऑथेंटिकली दे सकते हैं। यस। सो कई की जगह इसका भी एक बैड मिस सेलिंग टाइप आई वुड से, कई बोलते हैं कि सर डब्ल्यूसी पॉलिसी ले लो, इस इज अनलिमिटेड। कई आई हैव हर्ड दिस, कोई चैनल कॉर्पोरेट ने ये किसी बंदे ने डिस्क्लोज करके चला गया है, सर यू टेक अ डब्ल्यूसी पॉलिसी एंड देयर इज नो लिमिट ऑन इट। मतलब बोलने को बोल सकते हैं बेस्ड ऑन द इनकम, एक मैंने स्टेटमेंट दे दिया सर उसका एज और इनकम नहीं, वो नहीं बोल सकते। वो केवल तब बोल सकते हैं जब किसी कंपनी ने ऐसा कोई एड ऑन ले रखा हो जिसमें अनलिमिटेड कंपनसेशन का भी हो प्रोविजन। उसमें इसमें इज इट पॉसिबल दैट? हाँ, इट इज पॉसिबल। अगर कोई अनलिमिटेड कंपनसेशन देना चाहे तो उसके लिए आईआरडी से अप्रूवल लेना होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रेरी टू एक्ट के प्रोविजन नहीं हो सकता। ओके, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू गो फॉर अप्रूवल एंड गेट इट डन। ना सो वो तो क्योंकि एक्ट की लॉ के अगेंस्ट में कोई भी अप्रूवल किसी भी चीज़ का नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो इसमें मैक्सिमम लिमिट है अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ द वर्कर, एम्प्लॉय, लेबर, इनको देखते हुए द कंपनसेशन लिमिट इज सफिशिएंट एंड मोर देन सफिशिएंट। तो फिर हम इसको इस तरह से देख सकते हैं सर कि एक पर्टिकुलर एज के अंदर जो क्लेम में फैक्टर्स हैं, सबसे हायर क्या है और एज कौन सा, इसके ऊपर जो हायर वैल्यू होगा दैट वुड बी ओके। एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि हाँ यहाँ तक दैट इज द मैक्सिमम। हाँ, ये मैंने बताया आपको। देखिए, डेथ के केस में मैक्सिमम 17,14,000 मैक्सिमम, वो भी 16 ईयर्स या उससे कम का अगर कोई वर्कर होगा उस केस में है। इससे ज़्यादा कंपनसेशन पॉसिबल ही नहीं है। और परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट के केस में मैक्सिमम 20,56,860 है। अब इसको आप 20,56,000 बोल रहे हैं या अनलिमिटेड बोल रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इससे ज़्यादा कंपनसेशन परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में हो ही नहीं सकता। सर ये तो उस कंडीशन में है जब आपने 15,000 सैलरी दी है, जब आपने 15,000 सैलरी दी की। हाँ, 50,000, यस, वेजेस की सर, इट्स में सैलरी अगर अप और डाउन हो सकती है। करेक्ट। हाँ, तो वही 50% और 60% का फॉर्मूला लगेगा उसमें। 50% द वेजेस इन केस ऑफ डेथ और 60% ऑफ वेजेस इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। दीपक, इसमें ना वेजेस का ये नहीं हो सकता कि कोई 50,000 ले रहा है उसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको। ये डब्ल्यूसी क्या होता है, जब वेजेस फिक्स्ड है उसके बेसिस पे होगा। वो अगर 50,000 ले रहा है तो 50,000 कैलकुलेट नहीं होगा। नहीं, ये पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सुनिए, इसमें क्या है। नॉर्मली क्या होता है, आज की डेट में अगर कोई वर्कर, आप घर में काम करने वाला भी वर्कर बुलाते हैं तो 800 रुपये, 1,000 रुपये पर डे वो चार्ज करता है। आप कभी मकान का काम कराएंगे तो आपको अंदाजा होगा। मिनिमम 800 to 1,000 इज पर डे। अब अगर वो काम कर रहा है इस रेट से, कॉन्ट्रैक्टर के पास भी इसी रेट से काम करे तो वेज उसकी 15,000 से ज़्यादा होगी, पक्का है। अगर ऐसा है तो उसको वेजेज छपाने की ज़रूरत नहीं है, वो डिस्क्लोज करें
तो भी उसका इंश्योरेंस पॉलिसी में हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उसकी वेजेस जो 15,000 से ऊपर का प्रपोर्शन है उस पर आपको कैलकुलेटर दिया हुआ, उसमें विद सर्टेन परसेंटेज प्रीमियम ले लिया जाएगा और उसकी रिस्क कवर हो जाएगी। लेकिन कंपनसेशन के केस में जो कैलकुलेशन होगा वो 15,000 से ऊपर की वेजेस का नहीं होगा, वो एक्ट के हिसाब से फिक्स है। अगर किसी वर्कर की वेजेस 24,000 रुपये है तो भी उसमें 15,000 वाला ही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एज पर एक्ट जो मैक्सिमम वेजेस वर्कर की डिसाइड की हुई है आज की डेट में वो 15,000। सर एक चीज इसमें कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट ये आ सकता है, जस्ट टू आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी एंड डाउट हियर, 15,000 अब क्वेश्चन जैसे मार्केट में जब आप फेस करते हैं तो ये क्वेश्चन आएगा, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी सेटलमेंट में 15,000 से ऊपर हम नहीं करेंगे एज पर द एक्ट कंप्लायंस। अगर मैं 24,000 रुपए का 15,000 से नीचे एक रेट होगा, 15,000 से ऊपर का अलग रेट होगा जो आप कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो प्रीमियम बोलेगा मैं 15,000 तक आप क्लेम सेटल कर रहे हो तो मैं उसके ऊपर तो आपको क्यों प्रीमियम दूंगा? वो इसलिए कि अगर आप नहीं देते हैं हाँ तो उस बंदे की लायबिलिटी कवर नहीं होगी। यस दैट ओके। अगर एक्चुअल 25,000 रुपए का कमा रहा है, हमें 15,000 का पॉलिसी ले रहा है, टुमारो इफ समथिंग हैज कम दैट ही अर्निंग 24,000 25,000, तो वो क्लेम प्रोबेबली नाउ उसको डिस्क्लोज भी करना है, ओवर एंड एबव 15,000 पे प्रीमियम भी देना है, तो ही उसकी लायबिलिटी कवर होगी, वरना नहीं। मतलब कल को अगर ये सीन आएगा तो प्रोबेबली ये क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। ये सीन रेगुलरली आते हैं, डेली आते हैं। इट्स अ रेगुलर फीचर, नॉट अ न्यू थिंग। नहीं, इसमें कुछ सेंटिमेंटल वैल्यू आई वुड से कि ओके आप कमीशन में जाओगे तो हो सकता है नथिंग। लॉ मीन्स लॉ। लॉ डज नॉट कंसीडर इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। जो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डिसाइडेड है वो एज पर लॉ ही डिसाइडेड है, चाहे उसको वर्कर कैलकुलेट करे या कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कैलकुलेट करे या इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करे। एक दीपक यहाँ पे अरे दीपक मेरा सर, अगर मान लीजिए पॉलिसी हमने 15,000 के वेजेस में बना दिया जो नॉर्मली लोग करते हैं और क्लेम डेथ हो गया, तो डेथ में जो इनकम सर्टिफिकेट और सब कुछ हमने कॉन्ट्रैक्टर ने दे दिया, हमको बन के आ गया 24,000 का इनकम था और वो केस शूट हो गया, उस केस में अगर एज पर लॉ जाएंगे तो इनकरेक्ट होगा क्योंकि इनकम वाज हायर साइड एंड द पॉलिसी टेकन इन लोअर साइड की, तो वहां पे पेबल की चांसेस क्या, मतलब वो बिल्कुल ही देखिए नॉर्मली मैं आपको बता दूं क्या होता है ऐसे केसेस में कि अब जैसे मैंने आपको वो ट्रक वाला एग्जांपल दिया, तो वहां तो लोगों के पास ऑप्शन होता है कि वो बजाय इस लिमिटेड कंपनसेशन को लेने के दूसरी कोर्ट में चले जाए और ज़्यादा कंपनसेशन ले, तो वहां भी उनको पता तो है नहीं कि ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, इट डिपेंड्स, लेकिन पॉसिबिलिटी है क्योंकि वहां वो बैरियर लागू नहीं होगा, इसलिए कि वहां एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट लागू नहीं हो रहा है, तो दूसरी कोर्ट में जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है। लेकिन कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन से ही कंपनसेशन लेना है या एम्प्लॉय ने पॉलिसी ले रखी है डब्ल्यूसी की, उसी के तहत कंपनसेशन लेना है, तो इस लिमिट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। मिलेगा, क्वेश्चन मेरा वो नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ऑटमोस्ट गुड फेथ की क्लॉज के अंदर अगर उसने कोई ऐसा इंफॉर्मेशन तक छुपाया, कमा ज्यादा रहा था, हमें दिया डिस्क्लोज कम किया, और भाई जाहिर सी बात है इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भी कम दिया होगा, उसमें एज अ इंश्योरेंस कंपनी हम कितना डिफेंडिंग हो सकते हैं कि यहाँ पैसा देने और लेने का नहीं है, एज अ लीगल टर्म्स के अंदर हम कितना स्ट्रॉन्ग, पॉलिसी लेने का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। यस, क्योंकि उसने मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज ही नहीं किया है। तो यस दैट मींस कम्युनिकेशन हमें डे वन से बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी इनकम आज के दिन में जो है आप हमें डिस्क्लोज करें और बेस्ड ऑन दैट हम इसको पिच करें। इसलिए मैंने आपको बताया कि पॉलिसी देते वक्त तो भले ही हम कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन क्लेम के टाइम पर तो हम वर्कर का जो वेजेस के है उसका मस्टर रोल भी लेंगे और वेज रजिस्टर भी लेंगे, उसी से कंफर्म होगा कि आप उसको वेजेस क्या पे कर रहे थे, और उस वक्त यह डिफ्रेंशिएशन पाया गया कि इसको आप डेली पे कर रहे थे 1,000 रुपीज़, आपने शो किया हुआ 15,000 रुपये पर मंथ, तो भी पॉलिसी लेने का पर्पज डिफीट हो गया। दीपक कुछ कह रहे थे आप लोग? जो आपने बोला है वो ठीक है, is there any question from anyone?
question any? Otherwise, I think, sir, they are all clear. Okay. Very interesting subject, sir. I think one should know these facts because जब कानून लगता है तो फिर अलग ही लगता है, वहाँ तो nobody आप can- जितनी डेप्थ में जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, उतनी ही क्वेरीज निकल के आती हैं और उतना ही इंटरेस्ट भी आता है। Absolutely, absolutely. ठीक है सर, thank you so much. ओके, थैंक यू फॉर द डे। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.